हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्टैटिक जीके के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय चिन्ह का अध्ययन किया था। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम स्टैटिक जीके का क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और समय बचता है तो एक आध और पॉइंट नेशनल सिंबल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। तो ध्यान रखिएगा कि जनगण मन अधिनायक जय है ये राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम ये क्या है, राष्ट्रीय गीत है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय गान। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान कहते किसे हैं? जन मन गण अधिनायक जय हो। ये जो है किस भाषा में लिखा गया था? मूलतः यह मूलतः जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, राष्ट्रगान के लेखक आप सबको पता होगा, आप में से काफी लोग जानते होंगे कि राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर नाम आप लोगों ने सुना होगा। रविंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रीय गीत को लिखा था। राष्ट्रीय गीत को जिस शीर्षक से उन्होंने लिखा था वो गीत था क्या? गीत था भारतो भाग्यो विधाता। भारतो भाग्यो विधाता गीत का पहला श्लोक क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, ये भारतो भाग्यो विधाता ये 5 छंदों का क्या है? 5 छंदों का गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसका जो पहला श्लोक है जनगण मन अधिनायक जय हो, वही क्या किया गया है, हमें अपना भारत भाग्य विधाता के रूप में, राष्ट्रीय गान के रूप में क्या किया है, इसको अपनाया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय गान, ये जो राष्ट्रीय गीत है इसके गायन की अवधि क्या है, मतलब ये कितने समय में इसे गाया जाता है। ठीक है, कितने समय में इसे गाया जाता है। तो यदि राष्ट्रीय गान की गायन अवधि ये अवधि मीन्स होता है समय काल। एक अवधि ऐसे लिखते हैं, एक अवधि ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? ये भाषा है, एक अवधि भाषा है। ठीक है, अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को अवधि कहते हैं। लेकिन ये जो अवधि है ये क्या है? ये समय काल है। ठीक है, तो गायन की क्या है अवधि? राष्ट्रीय गान की देखिएगा ये है आपका 52 सेकंड में। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं संक्षिप्त रूप में भी इसे गाते हैं, संक्षिप्त रूप में गाते हैं तो ये 20 सेकंड में ही क्या किया जाता है, इसे गा लिया जाता है। 20 सेकंड में ही क्या कर लिया जाता है, इसे गा लिया जाता है। ठीक है, अब इसका यदि हम महत्व पूछें कि राष्ट्रगान का महत्व क्या है, राष्ट्रगान का महत्व क्या है? भाई राष्ट्रगान तो आप गाते हैं, लेकिन राष्ट्रगान का महत्व क्या है?
देखिए, जब राष्ट्रगान को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पहले विविधता बताई जाएगी और विविधता के बाद हमारी क्या है, एकता को दर्शाया जाएगा और साथ में हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है इसका भी ये क्या है, सिंबल है। तो राष्ट्रगान का महत्व क्या है कि हम ये राष्ट्रगान भारत की विविधता को एकता में दर्शाते हुए हमारी राष्ट्रीय विरासत को क्या करता है, ये आगे बढ़ाता है, या हमारी राष्ट्रीय विरासत को क्या करता है, ये संजोए रखता है। इसको कैसे हम देखते हैं, देखिए महत्व हम देखते हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का महत्व, राष्ट्रगान का महत्व भारत की विविधता, भारत की विविधता में, विविधता में एकता, भारत की विविधता में एकता और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, विरासत का प्रतीक है। तो राष्ट्रगान का महत्व क्या है, ये राष्ट्रगान जो है भारत की विविधता में एकता और सांस्कृतिक विरासत का क्या है, ये प्रतीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब क्या बचा है इसमें, अब देखते हैं कि राष्ट्रगीत, ये जो जनगण मन अधिनायक है, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत में या संविधान के द्वारा या भारत के द्वारा कब अपनाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इसे। राष्ट्रगान कब अपनाया गया, कब अपनाया गया, अपनाया गया, कब अपनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले ही, कब, गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले ही इसे क्या किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, दूसरा ये तो आपका हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के दौरान आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तमाम घटकों ने अपना सहयोग दिया है, क्रांतिकारियों के द्वारा अलग दिया गया है, गरम कांग्रेस के अंतर्गत गरम दल, नरम दल, इसके अलावा काफी लोगों ने अपने अपने स्तर पे इंडिविजुअल भी प्रयास किया है, सुभाष चंद्र बोस आदि लोगों ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्व आजादी के पहले काफी रहा है, आजादी के बाद भी काफी दिन तक उसका महत्व रहा है, लेकिन भारतीय आजादी की लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनमानस को एक मंच प्रदान किया था। तो आजादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भी क्या है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। तो ये आपका होगा कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को प्रथम बार गाया गया, गाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में इसे क्या किया गया था, गाया गया था। और ये कांग्रेस का किस नंबर का अधिवेशन था, 26वां अधिवेशन था। कांग्रेस की स्थापना
1885 ईस्वी में मुंबई के संसी तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उस समय WC बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और तब से ये हर साल नियर अबाउट दिसंबर माह में इसका अधिवेशन भारत के विभिन्न स्थानों पे प्रत्येक वर्ष किया जाता रहा है। उसी क्रम में 26वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में किया गया था और इसी अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रगान जो जनगण मन अधिनायक है इसको गाया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो कौन थे? तो याद रखिएगा, पंडित विशन नारायण धर। ये क्या थे? ये इस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रगान मेरे ख्याल से, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रगान सबसे पहले किस पत्रिका में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था? तो ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रगान को सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था और किस सन में प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 1905 में एक पत्रिका छपती थी, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी में ये क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ये क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये किस पत्रिका में और किस सन में? तो 1905 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही संभवतः ये प्रकाशित होती थी। उसी में क्या किया गया था? इसको प्रकाशित किया गया था। तो आप मेरे ख्याल से राष्ट्रगान आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय गीत को। किसे देखते हैं? राष्ट्रीय गीत। जैसे राष्ट्रगान का महत्व है, उसी तरह से राष्ट्रीय गीत का भी महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहा है। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय गीत का महत्व क्या है, तो ये रखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के जनमानस में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भक्ति को जागृत करने का क्या किया है? काम किया है। किसने? राष्ट्रीय गीत ने। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, ये चौथे नंबर पे क्या है? नेशनल सिंबल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चौथे, हम लोग 3 इसके पहले पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गान। अब ये राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत में हम देखते हैं क्या क्या चीजें जानने लायक हैं। सबसे पहले उसी स्टाइल में देखते हैं जैसे कि राष्ट्रीय गान हमने देखा था। तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत किसे कहते हैं? तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये क्या है आपका? ये राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत मूलतः किस भाषा में इसको लिखा गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो हैं वो कौन है? वो हैं बंकिम, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी जी केवल इस गीत को नहीं लिखे थे, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, एक उपन्यास लिखा था और उसी उपन्यास में यह गीत दर्ज था। और उस उपन्यास का नाम क्या था? आनंद मठ। तो ध्यान दीजिएगा, उनके द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी
के द्वारा उपन्यास आनंद मठ को कब लिखा गया था? तो सन भी देखिएगा 1882 में क्या किया गया था, इसे उन्होंने लिखा था 1882 में लिखा था। ठीक है। और इसी उपन्यास में जो है, इसी उपन्यास में क्या है, ये गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो ये गीत कहाँ है, आनंद मठ में है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, जो कि मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, केवल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में लिखे थे, उन्होंने बेसिकली एक उपन्यास लिखा था और उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। और उसी उपन्यास के बीच में इन्होंने कहीं गीत को लिखा था वंदे मातरम। और उसी वंदे मातरम को क्या किया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत अपना लिया गया है। अब देखते हैं ये कब अपनाया गया था। जैसे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक उसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को क्या किया गया था, राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था। तो देखते हैं इसे कब अपनाया गया था। इसे कब अपनाया गया था, कब अपनाया गया, कब अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, सेम डेट है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इसका महत्व क्या है, जैसे राष्ट्रीय गान का महत्व था, वैसे राष्ट्रीय गीत का भी क्या है, महत्व है। तो इसका महत्व क्या है, तो राष्ट्रीय गीत का महत्व है क्या, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय भक्ति को जागृत करना। क्या महत्व था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना व राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना इसका क्या था, उद्देश्य था या महत्व था। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें भी देखते हैं कि राष्ट्रीय गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब गाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए आपको ये जानना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम को गाया गया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कलकत्ता में ही गाया गया था, बस सन में अंतर है। वो 1911 में गाया गया था और ये गाया गया था 1896 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा,
1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम को अर्थात राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे क्या किया गया था? गाया गया था। और इस अधिवेशन के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है एम रहीम तुल्ला सयानी। एम रहमतुल्लाह सयानी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि राष्ट्रीय गान जो है ये वंदे मातरम है और इसे लिखने वाले जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने एक गीत लिखा था बंगाली भाषा में, भारतो भाग्यो विधाता। इसमें कुछ 5 छंद या श्लोक थे, जिसके अंतर्गत जो पहला श्लोक था जनगण मन अधिनायक जय है, इसको ही भारत अपने देश के द्वारा 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था। और जब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर जी थे। तो वहीं पे वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में क्या किया गया था? अपना लिया गया था। और वंदे मातरम को जो लिखने वाले थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, और उसी उपन्यास के कहीं बीच में वंदे मातरम गीत का जिक्र है, जिसे क्या किया? भारत सरकार ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पे पहली बार इसे 1896 के ईस्वी में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे क्या किया गया था? गाया गया था। राष्ट्रगान ये मूलतः बंगाली भाषा में था और राष्ट्रीय गीत मूलतः संस्कृत भाषा में था। तो अब ये आपका 2 पॉइंट हो गया। अब इसके बाद से एक पॉइंट और देखते हैं, क्या है? वो है राष्ट्रीय पंचांग देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, छोटा सा है राष्ट्रीय पंचांग, इसको भी देख लेते हैं। एक और राष्ट्रीय सिंबल है राष्ट्रीय पंचांग, इसे भी देख लेते हैं। यह है आपका 5वें नंबर का राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय पंचांग को देखने से पहले जो है, वर्तमान में आप जिस कैलेंडर को या जिस पंचांग को आप जानते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जिसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कहते हैं, ये वास्तव में इस कैलेंडर का नाम क्या है? आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इससे क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन पंचांग या कैलेंडर। इसको अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर की सम्मान प्राप्त है या पदवी प्राप्त है। इसे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, इस कैलेंडर को किसने बनाया या किसने प्रस्तुत किया था?
सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रस्तुत किया किसने? तो याद रखिएगा 1582 ईस्वी 1582 ईस्वी में ईसाई धर्म के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, जिसे पोप कहते हैं, वही 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरियन ग्रे पोप ग्रेगरी ग्रेगरी 13वें पोप ग्रेगरी 13वें ने 1582 ईस्वी में क्या किया था? इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसे प्रस्तुत किया था 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा। ठीक है, और इसे क्या नाम दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। अब इसमें क्या क्या शामिल है इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें जो है माह, ठीक है, कितने माह शामिल हैं? 12 महीने का ये होता है। और यदि दिन देखा जाए तो 365 दिन होता है। और 12 माह में यदि देखा जाए कि 12 माह में प्रथम माह कौन सा है? प्रथम माह देखा जाए तो जनवरी होता है। कौन होता है? जनवरी। और यदि अंतिम माह देखा जाए, अंतिम माह तो कौन सा होता है? वो होता है दिसंबर। क्या होता है? दिसंबर होता है। ठीक है, और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक होता है लीप वर्ष भी। क्या होता है? लीप वर्ष होता है। और जब लीप वर्ष होता है तो ये वर्ष जो है कितने दिन का हो जाता है? 366 दिन का हो जाता है। 366 दिन का एक दिन कैसे बढ़ता है? तो ये जो है, जो फरवरी का माह है, फरवरी का माह, ये 28 की जगह पे कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, अब इसको जब हम कक्षा पढ़ेंगे भूगोल का, तो टाइम एंड प्लेस टॉपिक आएगा तो उसको सही से देखा जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, 365 पे 366 दिन क्यों हो जाता है। तो ये लीप वर्ष क्या होता है? आप रीजनिंग यदि पढ़ते होंगे तो उसमें कैलेंडर नाम की टॉपिक भी होता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। उसको आप पढ़िएगा, आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम ये क्या कर रहे हैं? इसको देख रहे हैं स्टैटिक जीके, ताकि आपकी जो सामान्य जानकारी हो क्या हो, वो इनहेंस हो, वो आपकी बूस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा है ये सामान्य। अब हम देखते हैं अपना राष्ट्रीय पंचांग। क्या देखते हैं? अपना राष्ट्रीय पंचांग। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग अब देखते हैं। ये तो अंतरराष्ट्रीय पंचांग था, अब हम राष्ट्रीय पंचांग देखते हैं। अर्थात भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, इसको देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? यदि नाम का बात करें तो नाम क्या है इसका? शक संवत। क्या नाम है? शक संवत नाम है। ठीक है, अब शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा कब दिया गया या कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, अब इसमें भी क्या क्या शामिल है तो ध्यान रखिएगा। इसमें सेम जो है माह जो है इसमें वो कितने होते हैं?
12 होते हैं और दिन ये कितने होते हैं, 365 होते हैं। और इसमें भी यदि देखा जाए तो प्रथम माह कौन सा होता है, बताइएगा। हिंदू वर्ष का प्रथम माह कौन सा होता है, अब जानते हैं, चैत्र माह होता है। और चैत्र माह का एग्जैक्ट शुरुआत कब से माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च से। कब से, 22 मार्च से रखा जाता है। और अंतिम माह कौन सा है, अंतिम माह, तो ध्यान रखिएगा अंतिम माह कौन सा आता है, फाल्गुन होता है, जिसे आप लोग फागुन फागुन कहते हैं। तो ये फाल्गुन होता है, क्या होता है, फाल्गुन। इसमें भी लीप वर्ष होता है, ठीक है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ भी लीप वर्ष होता है। जब लीप वर्ष होगा तो क्या हो जाएगा, जो दिन है वो 366 का हो जाएगा। और ये जो आपका फरवरी माह वो क्या हो जाएगा, 29। अब बताइएगा कि आपसे एक होमवर्क है, जैसे प्रथम माह क्या है, चैत्र है, तो आप हिंदू वर्ष का जो शक संवत का है, जो 12 माह का नाम आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में क्या बताएंगे, ये 12 माह है, चैत बैसाख ये तमाम जो होते हैं, इनको आप 12 माह, हमको 12 का 12 नाम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, हमें बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इतना तो काम कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं शक संवत का, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं, बस हो गया 2-3 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से आज की कक्षा हम ब्रेक करेंगे। शक संवत, शक संवत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शक संवत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो शक संवत की सबसे पहले जो प्रारंभ या शुरुआत यदि आपसे कोई पूछे तो बताइएगा 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, ठीक है। और तो 78 ईस्वी क्यों, ये इतिहास में क्यों इतना खास है, तो ध्यान रखिएगा भारत में एक ऐतिहासिक वंश रहा है कुषाण वंश। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। कुषाण वंश में एक शासक थे, कनिष्क उनका नाम था, क्या नाम था, कनिष्क। तो ये सब माना जाता है कि इसमें कई सारे मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें एक मान्यता ये है कि 78वीं ईस्वी में क्या किया गया था, कनिष्क का सिंहासन राज्याभिषेक हुआ था। एक तो ये है मान्यता, और दूसरी मान्यता ये है कि कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में क्या किया था, अपनी राजधानी मथुरा से पेशावर क्या किया था, स्थानांतरित किया था। और उसी उपलक्ष्य में क्या किया था, इन्होंने शक संवत की शुरुआत किया था, किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि शक संवत का प्रारंभ 78वीं 78 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। और 78 ईसा पूर्व भारत में जिस राजवंश का समय है वो कौन सा है, वो कुषाण वंश है। कुषाण वंश के एक शासक थे कनिष्क। तो कनिष्क के संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। एक ये कहा जाता है कि 78वीं ईस्वी में क्या किया गया था, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया गया था, शक संवत चलाया गया था। और दूसरा क्या का माना जाता है कि 78 ईस्वी में क्या किया गया था, कनिष्क ने अपनी राजधानी मथुरा से पेशावर क्या किया था, स्थानांतरित किया था। इसी उपलक्ष्य में क्या किया गया था, उन्होंने शक संवत को प्रारंभ किया था। तो आपको यदि आपसे पूछे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो आपको पता है 78 ईस्वी ये दिया है, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से क्या कहते हैं, हम जीरो से मानते हैं। ग्रेगोरियन जीरो कैलेंडर से जब हम आते हैं तो ईस्वी, और उसके पीछे जाते हैं तो क्या होता है, ईसा पूर्व होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आज का क्लास कैसा लगा
आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। क्लास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को आप थोड़ा-सा और बड़ा बनाने में अपना प्रयास कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।